रिफ्रेश माइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो टैक्स वाले जब कभी आप लेसी बने तो टैक्स वाले अकाउंटिंग बड़ी आसान सी रखते हैं। आप किराया पे कर रहे हैं, और अगर आप बैंक हैं तो टैक्स लेसर हैं, तो टैक्स वाले कहते हैं कि आपने एसेट खरीदा है, एसेट घिस गया और किराया आ गया। एसेट खरीदा, घिसा, किराया आया, ये कहते हैं हाँ मैंने पे किया। ये दोनों फिगर्स बराबर होती हैं, बस ये। अब इसके मुकाबले में अच्छा, अब करना क्या होगा लेसर की अकाउंटिंग में? लेसर की अकाउंटिंग में करना ये होगा कि जो टैक्स वाले कह रहे होंगे वो रिकॉर्ड करना होगा, और जो अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे वो रिवर्स करना होगा। और टैक्स बेस ये होगी, और कैरिंग अमाउंट सवाल से उठा लेंगे क्योंकि वो तो हमें लेसर के सवाल करने आते हैं। आपको आते होंगे, हमें तो भूल से गए हुए हैं। पेज नंबर 357, 356। पुरानी किताबों में सर ना मारते रहिएगा, पुरानी किताबों के अंदर ये सवाल नहीं है। पेज नंबर 356, क्वेश्चन 33। लेट आ जाए जल्दी, कोई मसला नहीं। मसला तो है, कोई मसला तो नहीं, मतलब फाइनेंस लीज विद IS 12, आराम से मारे। XYZ a lesser leases equipment to ABC Limited। XYZ ने लीज कर दिया एक इक्विपमेंट टू ABC with a fair value of 37908 in terms of a finance lease agreement. The lease begins on Yakam January 2005. There are 5 installments of 10,000 each, paid annually in arrears at a discount rate of 10%. Tax authorities grant 20% allowance on equipment on straight line basis. The tax rate applicable is 35%. Accounting profit for the year is इतने। तो सवाल में ऊपर लिख दिया गया फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज का सवाल कहां से शुरू होता है? GINI से। भाई आप नहीं आए हुए, आप भी नहीं आए हुए। वर्किंग वन, जी किराया बोलें। जरब, UGRV, LP 50,000, GIB 50,000, NI भाई उसे को 1-2 काला मार्कर ले आए जी। NI 10,000 प्लस एरियर का सवाल है। इसमें आप 3 सफ़े छोड़ दें, ये घर में खुद ही कर लीजिएगा। एडवांस का सवाल करते हैं, 3 सफ़े छोड़ दें, ये होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन 34। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा क्वेश्चन 33 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। A lease was signed on यकम जनवरी 2005। एक लीज साइन हुई है यकम जनवरी 2005 को for 5 years. Annual interest payable at the beginning of the year were agreed at 1238. 0.44 को खत्म कर दें, बस काट दें, 1238 ही लिख करके।
ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ 12% ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5000 ಲೆಸರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾರಿ ಓಕೆ जी आए जी आए 1 2 into 5 and I 1 minus 1.2 किधर है इम्प्लिसिट रेट ये 12%. 1 minus 1.12 raised to power divided by 0.12. Four double 998. Okay. G working to date, effective rate, coupon rate, G issue price minus transaction cost 4998. NI से शुरू करेंगे, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस NI से शुरू करेंगे. यह काम जनवरी 2005, ये काम जनवरी 5. Catch it! आइए, बैठिए, लेटिए. चलें जी. वर्किंग नंबर 3 करंट टैक्स एंड वर्किंग नंबर 4 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2005. जी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, लीज रिसीवेबल, फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है? लीज रिसीवेबल और यू हजारों साल. फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट में पेज नंबर 69 खोले बगैर बताएं क्या जाता है? लीज रिसीवेबल और P&L में क्या जाता है? तो ये दोनों कैरिंग अमाउंट्स होंगी और ये अकाउंटिंग वालों की इनकम हम उल्टाएंगे. फिर टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो बाद की डिस्कशन है. तो सिंपल बस मैंने कहा था कोई काम आज कुछ नहीं करना, वही जो हम करते रहे कि क्लासों में इन दोनों को कैरिंग अमाउंट्स में ले लें और अकाउंटिंग वालों ने P&L में ये डाल दिया होगा, टैक्स वाले कहेंगे इसकी जगह कुछ छोड़ डालो. तो बस ये इन दोनों को कैरिंग अमाउंट में उठाएं, लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल, इनको कैरिंग अमाउंट में उठा लें. ये अकाउंटिंग वालों की
आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनाएं। लीज रिसीवेबल करंट नॉन करंट अलग करने की जरूरत नहीं है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये हमारा साल है, ये इसकी पेमेंट है, इस पेमेंट के नीचे जब इस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो ये करंट पोर्शन और ये नॉन करंट पोर्शन। तो समझ लें लीज रिवाइज हो रही है 789 प्लस ओके 787 सॉरी 2973 3760 इट इज कैरिंग अमाउंट। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेसर के सवाल सॉल्व कर रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ उल्टाया भी नहीं, मैं तो लेसर की बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट इस तरह भी बनती है, हाँ कैरिंग अमाउंट्स में शो हो जाती है बैलेंस शीट। इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 दिसंबर 5 का इंटरेस्ट ढूंढना रिसीवेबल है या रिसीव्ड हो गया? 31 दिसंबर 5 का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की 5 की रात को मिला या 6 की सुबह मिला? तो 5 की रात को क्या है? रिसीवेबल। कितना? 441। तो बैलेंस शीट वाली चीजें उल्टाते नहीं होते, बैलेंस शीट वाली चीजें शो करते होते हैं। इसके बाद मुझे बताएं कि अकाउंटिंग वाले P&L में क्या ले गए होंगे, इसको उल्टा दें। टैक्स वाले कहेंगे ये अकाउंटिंग वालों की इनकम है, ये हम नहीं मानते। इंटरेस्ट इनकम ढूंढे 2005 की 5 की 451 कितने अरसे की है? पूरे 5 की। मिली कब? बताएं अकाउंटिंग वाले जरा सोचें P&L में कितना लेके गए होंगे, जो लेके गए हैं उससे उल्टा दें। लेस इंटरेस्ट इनकम, कोई ऐड लेस ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कितना? 450। चलें, ये हमारी अकाउंटिंग है सारी। टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो फिर अब मैं बाद में बात करता हूं। ये था जी, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना ली और अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दिया। अब what we are supposed to do, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आप करंट टैक्स में जाके ये भी रिकॉर्ड कर दें, करंट टैक्स में जाके ये रिकॉर्ड कर दें और टैक्स बेस में ये रिकॉर्ड कर दें। तो जाएं आप, ये तीनों चीजें आप शो कर दें, सवाल खत्म। चलें जल्दी करें। जल्दी करें, फिर अज़ान मगरिब से पहले घर भी जाना है। असर से पहले तो निकलेंगे ना, मगरिब तक पहुंचेंगे। अब इतना भी दूर नहीं रहते हम। हमने 3:45 बजे का हेलीकॉप्टर करा लिया हुआ है। ओ, आवाजें भी आने लगी जी। हाथ खड़ा करके बता दें जिन्होंने करंट और डेफर टैक्स की वर्किंग कर ली है। जी हाथ खड़ा करें। ओके, कर लिए? थीम समझ आ गई है या नहीं? बाकी किया कुआ को छोड़े, थीम समझ आई है या नहीं? जो अकाउंटिंग वालों ने P&L में किया है उससे मैंने उल्टा दिया है, और जो अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में किया है उससे मैंने शो कर दिया है। यही होता है IAS 12 में, और क्या होता है? जो अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में चाह रहे हैं उसे शो कर दो, जो अकाउंटिंग वाले P&L में चाह रहे हैं उसे उल्टा दो। अब टैक्स वालों से पूछ लो आप क्या चाह रहे हो।
ये तो बात समझ आ गई ना। अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में ये शो किया होगा, अगर लेसर की बैलेंस शीट बनानी आती है वह हाँ या ना करके बता दें। तो ये लेसर की बैलेंस शीट मैंने बनाई है, और लेसर ने P&L में क्या डाला होगा, बोलें जल्दी, वो मैंने उल्टा दिया। अब टैक्स वालों से पूछा कि तुम भी कोई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह बनाओगे, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। टैक्स वालों ने कहा हम नहीं ये बनाते, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस हम नहीं ये चीजें करते। फिर तुम लोग क्या चाहते हो? टैक्स वाले कहते हैं कि एक तो आप P&L में रेंट रिसीव्ड ले जाओ और टैक्स डिडक्शन ले जाओ। वो हमने कहा वो तो तुम्हारा P&L है, वो हम नहीं बनाते होते, हम तो करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं। तो टैक्स वाले कह रहे हैं कि हमारी नजर में खर्चा, टैक्स वाले दो काम कह रहे हैं। नंबर 1, जो रेंट मिला वो तुम्हारी इनकम है, बस तुम्हारी इनकम इंटरेस्ट इनकम नहीं है। जो रेंट मिला वो तुम्हारी इनकम है। बताएं रेंट मिला कितना? ये तो अगले साल मिला है, वो कैश अकाउंटिंग पे चल रहे हैं। जो मिला वो तुम्हारी इनकम, और जितना एसेट इस्तेमाल हुआ वो तुम्हारा 5,000 का एसेट है। एसेट की कॉस्ट वो तो अकाउंटिंग वालों ने एनआई निकाली हुई ना 4988। एसेट खरीदा कितने के बाजार से? 5,000 का। तो एसेट कितने के? 5,000 का। टैक्स वाले डिप्रिशिएट करते हैं ऑन ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 5 साल पे कैलकुलेट होनी है। तो 5,000 डिवाइडेड बाय, इसको क्या करूं? माइनस करूं। अच्छा, आप बताएं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट किनकी नजर में? टैक्स वालों की नजर में। कितने का खरीदा था? इस साल कितना डिप्रिशिएट हो गया? जी, टैक्स बेस बता दें। अब मुझे टैक्स बेस बता दें लीज रिसीवेबल की। यहां से देखें बस, ये जो है ना, ये वाली डायग्राम आपने, अगर आपको काउंटिंग आती है, काउंटिंग तो मैंने करके दिखा दी, तो ये वाली डायग्राम आपने पर्ची पे बना के नहीं लेके जानी पेपर में साथ, ये वाली डायग्राम बस ज़हन में रखनी है। अब मुझे बताएं टैक्स वालों की बैलेंस शीट में, सोच के बताएं, टैक्स वालों की बैलेंस शीट में कितना लीज रिसीवेबल जाएगा? टैक्स वाले बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल तो आ ही नहीं रहा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, टैक्स वालों की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आ रहे? नजर आ रहे? अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में पीपी, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में पीपी, ये तो फाइनेंस लीज है, पीपी तो हम क्रेडिट कर देते हैं अकाउंटिंग शुरू होते ही। सही है? अब कितने लोग कह रहे हैं वेरी 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 इजी? हाथ खड़ा करें जरा। बाकी लोग क्यों परेशान? क्या बता दें, मतलब मुझे बताएं क्या मसला है, बस खत्म होगी बात, बस इतनी सी थी। नहीं, बोरिंग है तो अलग बात है, फिलहाल मुझे बता दें मसला क्या है, यानी कि कहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आई है। पहले मुझे क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग। पहले क्या आनी चाहिए? कितने लोगों ने फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग में याद है कि बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है? हाथ खड़ा करें। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल आता है। अब ये शो करना भूला हुआ तो ये आप में मसला है कि बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे शो करते हैं। तो कितने लोगों को याद है अकाउंटिंग वाले P&L में इंटरेस्ट इनकम लेके जाते हैं, फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम लेके जाते हैं, तो वो मैंने उल
हटा दी। ये कर करके IFRS वाला सारा काम फारग हो गया। अब बिल्कुल फ्रेश होकर कपड़े कपड़े झाड़ के हम जाते हैं टैक्स वाले क्या चाहते हैं। देखें जी टैक्स वाले क्या चाहते हैं। टैक्स वाले चाहते हैं ये आपका एसेट है, लेसर को क्या कह रहे हैं, ये आपका एसेट है, इस्तेमाल होने से घिसा और किराया आया। किराया आया और डेप्शन रिकॉर्ड करें। किराया हमारे साल कितना आया कैश अकाउंटिंग पे, टैक्स डेप्रिसिएशन 1000। बस इसके बाद टैक्स वाले इसको एसेट मान रहे हैं, तो 5000 माइनस आगे तो वो बस टाइम ही जाया है करने। तो प्रॉफिट कितना था सवाल में बता दें। 45 44787 टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 17915। आगे तो थोड़ा डग्गी वर्क है। इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज greater than tax base of asset, it will result in रूल 1 लगेगा ना। बाकी लॉजिक पे देखने तो ये रिसीवेबल जब कभी रिसीव होगा तो रिसीव होके इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल के नाम से रिसीव हो रहा होगा, तो ये रिसीव होके इनकम में चला जाएगा, टैक्सेबल इन फ्यूचर। रूल 1 लगा दें बस काफी है। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 0। टैक्स वाले फ्यूचर में बोले ना, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। एट टू डबल क्या, टू डबल वन क्या, टीटीडी। टैक्स एक ही दफा लगा दें, 84 डन। अब टी काउंट बना लें। DTL ब्रॉट डाउन 0, कैरी डाउन 84, DT 84। ओके बाकी ये देख लें, एंट्रीज 2 होंगी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, और DT डेबिट DTL वो एंट्रीज मैं आपको सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। CT डेबिट CTP क्रेडिट और DT डेबिट DTL क्रेडिट। लेकिन अगर सवाल ने जनरल एंट्रीज लेसर की भी मांगी हुई है सारी नॉर्मल वाली, तो फिर वो लीज वाली एंट्रीज भी कर देंगे। तो लेकिन एंट्रीज याद रखिएगा हमेशा अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक होती हैं, एंट्रीज कभी टैक्स रूल्स के मुताबिक नहीं होती। तो अगर सारी एंट्रीज करनी है तो वो देख लें, इधर देखें, लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। वो एसेट 5000 रुपए का, ये 4998 आ रहा है, 2 रुपए का राउंडिंग की वजह से डिफरेंस है। बोलें लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट, ये पहली एंट्री होती है फाइनेंस लीज में, ये तो नहीं भूली हुई, ये तो नहीं भूली हुई। लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट कैश डेबिट
और लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये कितनी एंट्रीज होगी? 3। चौथी सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, और 5वीं डीटी डेबिट डीटीएल। एंट्रीज तो वही है, जरा देख लें जाके सॉल्यूशन में। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है। जनरल एंट्रीज में साथ क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ लेसर, फिर तो सारी करनी पड़ेंगी ना। किधर है सवाल? आंसर 34। जी एंट्रीज बताएं लेसर की। लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट, ये वाली। पहला किराया बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो वो पहली 3 एंट्रीज, तो अब मुझे शर्म आ रही है ना आपको कराते हुए। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, और आखिरी 2 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, और डीटी डेबिट डीटेल। ये 85 आ रहा है इधर राउंडिंग ऑफ की वजह से। जी आप बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ओके। अच्छा, अब आप लोगों की ये शक्लें देख के मुझे हो रहा है, वरना तो मिसाल के तौर पे कोई भी मैं लेसर का सवाल पकड़ लेता हूं, आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं। कोई भी लेसर का फाइनेंस लीज का सवाल पकड़ लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये सवाल है, लीज पीरियड इज 3 years। अब असल में टैक्स वालों की डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दी हुई ना, तो ये थोड़ा मसला हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 14 है पेज 91 पे, इसका मैं सोल्यूशन खोलता हूँ। अभी आप लोग कुछ ना करें, इसका सोल्यूशन खोलता हूँ। मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, आपने बस मुझे बता देनी है। अच्छा, ये मेरे पास जगह भी है इधर, चलें, जगह भी है इधर, ठीक है, पेज 119। अच्छा, मैं लाइफ भी एज्यूम कर लेता हूं 3 years है, ठीक है। अब ये सारा डेटा आपके पास है। अब मैं क्या काम करने लगा हूं आपके सामने? मैं आपके सामने करंट टैक्स और डेफर टैक्स की वर्किंग कर देता हूं। एज ऑन कर लेते हैं 31/12/2002, 31/12/2002, यानी 2002 के साल की, ठीक है जी। अब इधर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अभी आप हजरा इधर देखते रहे, मुझे ये बताएं, पहले ये आसान कैलकुलेशंस होती हैं, ये करने की कोशिश करते हैं। पहले ये आसान कैलकुलेशंस होती हैं, इधर देखें, फोकस करें। लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बस 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 बस, लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और उल्टाना क्या है? बोले, इंटरेस्ट इनकम। कैलकुलेटर पे मुझे बताएं 31/12/2002 की लीज रिसीवेबल की फिगर। कैलकुलेटर पे बताएं 31/12/2002 की लीज रिसीवेबल की फिगर। 31/12/2 की पेमेंट के नीचे
मैं पहले साल का एंड किया या जानबूझ के दूसरे साल का एंड करवा रहा हूं? पहले साल का एंड नहीं करवा रहा, मैं जानबूझ के दूसरे साल का एंड करवा रहा हूं। 31/12/2002 लीज रिसीवेबल बताएं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, 66 + 84 जी बोले 44 डन। इंटरेस्ट रिसीवेबल बताएं 2002 का, बड़ा आपको लीज आती है, बताएं इंटरेस्ट रिसीवेबल बताएं 2002 का। 13 इंटरेस्ट इनकम बताएं 2002 की, इंटरेस्ट इनकम 2002 की। नहीं ये तो 2001 की है, 2002 की इंटरेस्ट इनकम पूछ रहा हूं, 2002 की, यही है ना? कितनी? इसको रिकॉर्ड करूं या उल्टाऊं? क्योंकि कौन सा टॉपिक चल रहा है? IAS 12 बोलें 1388। और आपको पता है वो NI और एसेट की कॉस्ट बराबर होती है फाइनेंस लीज में, ठीक है? तो यही एसेट की कॉस्ट है, पता है ना ये बात? अब बता दें हाथ खड़ा करके, क्या 3 लाइनें डालनी है, कितनी लाइनें कहां डालनी है? ये तो अकाउंटिंग हो गई ना सारी। अकाउंटिंग में क्या किया करेंगे? अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना, बोले कुछ, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना दिया करेंगे और अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टा, ये हो गया। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं? जरा 3 बातें बोलें। टैक्स वाले चाहते हैं ये मेरा एसेट है, इसको डेप्रीशिएट करो, इसको डेप्रीशिएट करो और इस पर रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करो। डन। अब पीपी की फिगर हाथ खड़ा करके बताएं कितनी है? पहले टैक्स वालों के डिविजन निकाल लें, टैक्स वालों के डिविजन, डेप्रिसिएशन बताएं टैक्स वालों की। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर निकाल रहा हूं। 2,10,000 डिवाइडेड बाय, टैक्स वालों की लाइफ दी होगी इंशाल्लाह, पेपर में दी होगी जी, 70,000। रेंट रिसीव्ड कोई बंदा बताए कौन सा वाला उठाऊं? रेंट रिसीव्ड कौन सा वाला उठाऊं? जितना रिसीव हुआ इस साल, इसमें फिर कैश अकाउंटिंग चलेगी। कितना रिसीव हुआ? 80,000। ये करंट टैक्स की वर्किंग हो गई। पीबीटी मुझे सवाल में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं जबरदस्ती कोई सवाल आप लोगों की शक्लें देख के दोबारा किया। अब पीपी में बताएं क्या जाएगा? पीपी में एसेट की कॉस्ट माइनस 2 दफा 70,000, 2 दफा 70,000 मेरे भाई, क्योंकि मैं पहले साल के एंड पे खड़ा होकर सवाल करवा रहा हूं या दूसरे साल के एंड पे खड़े हो? जी बताएं। पीछे ही पह जाते हैं, थोड़ी जी बंदे ना गलती हो जाए ना, पीछे ही पह। अच्छा जी, तो हम ये हो गया क्लियर सब? ये है। तो ये कितने लोगों को बेहद समझ आ गया था जरा देखने से? कि अब थोड़ी सी होगी तशफी, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। चलो ये है बस। तो ये क्या करेंगे, इसकी तस्वीर खींचेंगे या इस सफ़े पे जाके नोट करेंगे? तस्वीर खींच लें, 1-2 मिनट ले लें। चलें, ये सफ़ा कौन से किताब का? पेज नंबर 119, पेज 119। वर्किंग 2 में लिखें, वर्किंग 2 में लिखें एसेट की लाइफ 3 साल समझ के IAS 12 के साथ ये सवाल करें। वर्किंग 2 के आगे लिखें एसेट की लाइफ 3 साल, टैक्स वालों की नजर में समझ के, एसेट की लाइफ टैक्स वालों की नजर में 3 साल समझ के IAS 12 से मिला के ये सवाल तो करें।
एसेट की लाइफ टैक्स वालों की नजर में 3 साल समझ के, एसेट की लाइफ टैक्स वालों की नजर में 3 साल समझ के IAS 12 के साथ ये सवाल करें। इकतीस 12/2 की रात खड़े होके, रात को खड़े होके, 31/12/2 की रात को खड़े होके, तपती धूप में, 31/12/2 की रात खड़े होके। रशीद, तेरे में और मेरे में यही फर्क है, तू देख के नोट कर है और मैं किताब पे शेड्यूल सामने रख के नोट कर रहा हूं। ये तेरे में और मेरे में फर्क है, तू देख के नोट कर रहा है। बस यही चीज है, मैं तुझे कह रहा हूं पढ़ने लग जा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करंट टैक्स के फॉर्मेट भी याद है, मुझे डेफर्ड टैक्स के फॉर्मेट भी याद है, तू देख के कर नोट। भाई ये फर्क होता है यार, मैं तुझे पहले से ही कह रहा था, तुझे आज जाके पता चले। देख, तू थोड़ा थोड़ा देख रहा है ऊपर। उधर कर दो कैमरा, नहीं चलो ठीक है, इधर ही रखो, पॉज करना। अच्छा, बार बार बताएं जी, फाइनेंस लीज IAS 12 के साथ बार बार बताएं। इधर देखें, 1 मिनट। बैलेंस शीट में क्या आएगा? P&L में क्या उल्टाएंगे? इस सबको घर जाके याद करना है या ये ऑलरेडी पता है? एक लफ्ज सब मेरी तरफ से सुन लें, एसेट आया, किराया आया और एसेट डेप्रिशिएट हो गया। अब इसको टैक्स वालों की नजर से पोस्ट करें। एसेट आया टैक्स वालों की नजर में, किराया आया और टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई, माजरत ये, और किराया आया ये। आसान नहीं हो गया? ओके। अब इतनी जो आप लोगों ने एफर्ट लगवा ली है, अब ऑपी रेटिंग, कौन सी ऑपी? ऑपी रेटिंग लीज का सवाल वो इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। ऑपी रेटिंग लीज के सवाल में कोई मसला नहीं। आप लोग मुझे जिंदगी के सिर्फ 2 मिनट दे दें, फिर मैं आपको आप ही की जिंदगी में से 5 मिनट निकाल के दूंगा, अगर हुए, और अगर मेरे भी 2 मिनट हुए तो। अच्छा, अकाउंटिंग वाले ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग वाले ऑपरेटिंग लीज में और टैक्स वाले लेसर को क्या कहते हैं? फाइनेंस कहां से आ गई? फाइनेंस खत्म हो गई ना, फाइनेंस। अच्छा, टैक्स वालों की नजर में ना, टैक्स वालों की नजर में फाइनेंस ऑपरेटिंग का कोई लफ्ज नहीं है। टैक्स वालों की नजर में फाइनेंस ऑपरेटिंग का, जिसको तुम फाइनेंस कहते हो हमें वो ये समझ आती है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ी। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं एसेट के, अगर ऑपरेटिंग लीज, हम ना आया करो क्लास में यार, इस तरह अगर बोलना होता है तो। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये लोग लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल,
शो करते हैं बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट इनकम शो करते हैं P&L में। ये अकाउंटिंग वाले हैं। टैक्स वाले कहते हैं कि भाई अगर तू लेसर है तो ये तेरा एसेट है, डेप्रिशिएट कर और किराया ले, जा मार, नहीं सॉरी ये टैक्स वाले कहते हैं। और जब ये लोग कहते हैं नहीं नहीं 10 साल का एसेट था, 2 साल के लिए किराए पे हमने दे दिया है, तो सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, ये हमारा ही एसेट है, इनकम स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करनी है और एसेट को डेप्रिशिएट करना है, जब ये बोलते हैं तो टैक्स वाले कहते हैं हमारी अकाउंटिंग तो यही है, ये एसेट तेरा है, इसको डेप्रिशिएट कर और किराया ले। अब देखने में ऑपरेटिंग लीज में ये दोनों भाई भाई लगते हैं, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उधर अकाउंटिंग वाले अपना डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे होंगे, इधर टैक्स वाले अपना डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे होंगे। उधर ये लोग रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन बेस पे, और ये रेंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे रिसीव्ड बेस पे। और बैलेंस शीट के अंदर इनका पीपी आ रहा होगा पीपी माइनस अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, और इनका पीपी आ रहा होगा पीपी माइनस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। तो मेरे बाबलू भालू पे टिंकू मिंकू शिंको, ये देखने में एक लागे पर ना लागे 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 काला भाई, काफी सारे फर्क है ना, काफी सारे फर्क हैं। ये पीपी है, इसमें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हुई होगी ना, हाँ ना, हाँ ना, और इसमें रेंट रिसीवेबल अन रेंटल भी आ रहे होंगे। टैक्स वालों की नजर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो रिसीव होता है वही इनकम है, इधर इनकम जानी है, इधर रिसीव नहीं लिखा हुआ मैंने। तो दिखने में तो तू मैं एक एक, हकीकत में ना तू एक ना मैं एक, हम दोनों अलग अलग है ना। डन है। तो मैं आपके सामने अभी एक सवाल फेंकने लगा हूं, आप लोगों ने ये करना है कि कैरिंग अमाउंट में ये शो कर दें, ये अकाउंटिंग आती है ना, मुझे ऐसे ना देखें, ये अकाउंटिंग आती है ना, डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम देख के रेंटल्स इनकम स्टेट लाइन बेस पे, तो आप लोग कैरिंग अमाउंट में ये शो कर दें, और करंट टैक्स में जाके ये दोनों फिगर फिर जब डेफर्ड टैक्स की बारी आएगी और करंट टैक्स में चीजें रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, तो मैं यही अपना आइटम आपके सामने लाके पेश करूंगा। मेरे पास तो यही बकरा है जो मैं सुबह बना दिया था, मैंने कहा था बस आज आके यही है सब कुछ मेरे पास, तो मैं तो अपना यही ले आऊंगा आपके सामने। आप लोग फिलहाल अगर बहुत ज्यादा फन्ने खा बनते हैं तो आप लोग कहते हैं जी मुझे तो ऑपरेटिंग लीज आती है, ऑपरेटिंग लीज तो हमारे घर की मूली है, गाजर है। अगर ऑपरेटिंग लीज आप लोगों को आती है तो कोई नहीं, आप लोग कैरिंग अमाउंट में जाके ये चीजें शो करें, और फिर आप जो है वो करंट टैक्स में ये फिगरें जाके उल्टाएं। बाकी इंशाल्लाह उतनी देर में मैं आ रहा हूं। तो आप सवाल अब कर लें, क्वेश्चन नंबर 35 पहला साल है, बस एक साल है, जल्दी से करें। बड़े दावे करते हैं हमें ऑपरेटिंग लीज आती है। चलें जी,
जी मैं आ गया हूं, हो गया आप लोग का कैरिंग अमाउंट स्विफ्टली? हमें तो ऑपरेटिंग लीज भी याद नहीं है क्या होती हैं, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। इतनी तो ना करें, अब आती तो है। हो गया भाई, ये तो सवाल बहुत आसान है ये वाले। बस जैसे दीवार पे पेंट नहीं करना, इधर पीला लगा दो इधर लाल लगा दो, सारी चीजें आपको पता है बस। भाई कितने लोगों ने कर लिया है, मैं फिर वो दिखाऊंगा मेरे पास जो बकरा है। कितने लोगों ने कर लिया, कैरिंग अमाउंट लिख दिया और अकाउंटिंग वालों की फिगर्स उल्टा दी हैं? तो बता देना जल्दी, इतनी देर बता देना भाई जल्दी, इतनी क्या। हो गया तेरा, जब ऑपरेटिंग लीज कर रहे होते थे तब तो 2-2 3-3 मिनटों में पी एंड एल बना बनू के, बैलेंस शीट बना बनू के फारग होकर बैठे होते थे, आपस में गप्पे मारे होते थे, और रशीद तू सुना। तो अभी क्या मसला हो रहा है? नहीं, टैक्स डेफिशिएंट कहां से आ गया? अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑपरेटिंग लीज जहन में ले आए, आसान सा सवाल है। एक्सवाइज लिमिटेड एंटेड इन ऑपरेटिंग लीज ऑन यकम जुलाई 2003, एबीसी लिमिटेड एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम एक्सवाइजेड लिमिटेड। इसकी कॉस्ट है ये, ऑन यकम जुलाई 2003 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इंसेप्शन ऑफ लीज यकम जुलाई 3, लीज पीरियड 3 years, यूजफुल लाइफ 6 years, 3000 टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय 5% एनुअली इन एरियर्स। जी बोलें। वर्किंग नंबर 1, डेट बताएं, डेट।
ऑपरेटिंग लीज इनको भूल गई मैं, अभी तो IAS 41 पे हाथ नहीं डाला। तो केड़े पिंडू आए हैं। अब नहीं, अब मैं अपनी मर्जी। रेंटल इनकम निकालें जी, 2853 डिवाइड बाय 3, 2853। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2004। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। वर्किंग नंबर 2, रेंट रिसीवेबल आया कमाया 3000 आ गया, कमाया 2853, इसका मतलब है ज्यादा आ गया। अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड 147। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन। चलें छोड़े पड़े, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन क्या निकालने, इधर ही निकाल लेंगे। अब मुझे बता दें, मैं P&L में क्या उल्टाऊं? बताएं ना। रेंटल इनकम और अकाउंटिंग वालों की, ये P&L में क्या करूं? सॉरी, करंट टैक्स की वर्किंग में जाके क्या करूं? उल्टा दें। अभी मैं बात नहीं कर रहा वो जो मेरे पास बकरा है, इसको मैं कह रहा हूं जो मेरे पास बकरा है जो सुबह बनाया था, अभी इसकी बात नहीं कर रहा। टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं अकाउंटिंग वालों ने क्या कर दिया है। अकाउंटिंग वालों ने ये कर दिया या करके भी दिखा दूं, P&L बना के भी दिखा दूं? अकाउंटिंग वालों ने ये कर दिया, इसको मुझे बताएं पहले साल अकाउंटिंग वाले रेंटल इनकम में कितना लेके गए हैं? इसको उल्टा दें। इतना आसान काम है, यू हैव टू जस्ट फोकस के क्या करना है। जो अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाला उसे उल्टा दें। और अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा? डेप्रीशिएट। कैसे किया होगा डेप्रीशिएट? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं, कॉस्ट कितनी? 15,000, यूजफुल लाइफ अकाउंटिंग वालों ने ये डिप्शन में डाला होगा। इन दोनों को उल्टा दें। अकाउंटिंग वाले डिप्शन कैसे उल्टाते हैं? अकाउंटिंग वाला का डिप्शन कितनी कॉस्ट? लाइफ 2500। जो अकाउंटिंग वाले ने किया उसे उल्टा दें, और बैलेंस शीट में जो अकाउंटिंग वाले चाह रहे हैं उसे शो कर दें। पीपी और अनअर्न्ड रेंटल। पीपी कॉस्ट, अकाउंटिंग वाला का डिप्शन 1 साल की सिर्फ 12500। अनअर्न्ड रेंटल वर्किंग नंबर 2 140। ये 4 फिगर्स कितने लोगों ने सही लिखी थी? जो गलती की थी वो बता दें।
वो गलती आपके ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सेप्ट की एरर हो सकती है, लेकिन बताएं, चले बताने से ही पता चलेगा कि क्या मसला है। हाँ हाँ, पीपी नहीं लिखा था भाई। ऑपरेटिंग लीज का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये था कि बैलेंस शीट को एसेट में शो करो। अब कोई बोलेगा ही नहीं। ओहो, इतनी छोटी छोटी बातें इग्नोर किया करें। लड़का घर जा रहा है या घर लड़का जा रहा है, इस तरह की बातें इग्नोर किया करें। आगे चलें। और क्या गलती की थी? अनअर्न्ड रेंटल। हाँ बोलो, बोल ना। अबे अब तो देख क्यों नहीं रहा इधर? अगली गलती क्या की थी? अनअर्न्ड रेंटल शो नहीं किया था, तो जो आया कमाया में फर्क होता था वो भूल गया। ऐसा तो ना किया कर। रेंट रिसीव्ड ऐड कर दिया था, अभी बकरा आया नहीं, उसे पहले ही यूज कर रहा है। ये बकरा यूज करने या इनकम उल्टानी है? इनकम कौन सी वाली रिकॉर्ड होती है यहां? स्ट्रेट लाइन बेस वाली। और बताएं क्या गलती की थी? क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, चलें वो छोड़ें, ये हाई लेवल का मसला है। अच्छा, और क्या गलती की थी? बताएं ना मुझे, क्या गलती की थी? बताएं ना, इतने प्यार से कोई नहीं पूछता। बताएं, बताएं क्या गलती की थी और क्या गलती की थी? उल्टाने में साइन किसने गलत लगाए थे? वो भी आज माई का लाल हाथ खड़ा कर दे। उल्टाने में साइन गलत लगाए थे। अरे फरिश्ते बैठे हुए हैं। हाँ, साइन नहीं लगाए, दोनों को प्लस कर दिया। इनकम उल्टानी होती है और माइनस करके डेप्सियन उल्टानी होती है ऐड करके। ये तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट है, ये जिसको बनानी नहीं आती उसको ऑपरेटिंग लीज रिवाइज करेगा आ जाएगी। आईएस 12 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हमने लगाया यहां पे। आईएस 12 में ये होता है कि जो अकाउंटिंग वाले कर चुके हैं उन्हें करंट टैक्स में जाके उल्टा दो। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं? टैक्स वाले ये नहीं चाहते अकाउंटिंग डेप्सियन, टैक्स वाले चाहते हैं टैक्सेप्शन रिकॉर्ड करो। टैक्स वाले चाहते हैं रेंटल इनकम रिकॉर्ड ना करो, टैक्स वाले चाहते हैं रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करो। अब आप उधर बकरा देख लें वो क्या चाहता है। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करें। कर लो, कर लो, कर लो। रेंट रिसीव्ड इन 2004 3,000। सही है? ये अब आप खुद करें, ये सारा, ये 3 काम खुद करें जो टैक्स वाले चाह रहे हैं। टैक्स वाले चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड करें। ये कैपिटल अलाउंस ना डेप्सियन का एक नाम है, लिख लें। ये कैपिटल अलाउंस ना टैक्स डेप्रिसिएशन को कहते हैं। आईकैप नहीं यूज करता, ये फॉरेन ऑथर्स यूज करते हैं। यार ये किताब में सही करवा दो। ये टैक्स डेप्रिसिएशन जो है ना फॉर द ईयर है, ये उसका नाम है। कैपिटल अलाउंस टैक्स डेप्रिसिएशन का एक नाम है। अच्छा माय डियर, अब असल में ना टैक्स वालों को पता नहीं कि ऑपरेटिंग फाइनेंस क्या होता है। वो सिर्फ बिल्कुल सादा सी बात करते हैं, आपका एसेट है, इसको हमारे रूल्स के मुताबिक डेप्रिशिएट करो, जितना किराया रिसीट बेस पे आया उसको इनकम में डाल दो। अब तरतीब से शुरू करते हैं। बकरा सीरी से शुरू करें, पाए तक जाने, बीच में रान खुद ही आ जाएगी। सीरी रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करें। रेंट रिसीव्ड,
एड रेंट रिसीव, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस करें, ये 2000, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस करें 2000 लेस टैक्स वालों की 2000 सिरी होगी, रान होगी, दुम, पाऊं, पीपीई, बैलेंस शीट में पीपी शो करें, लेकिन टैक्स वालों का डिप्शन माइनस करके, अकाउंटिंग वालों का डिप्शन माइनस करके नहीं। पीपी की कॉस्ट 15,000, टैक्स वाला डिप्शन, ओह फिर चलो सिर्फ जान दो, फिर 15,000 माइनस 2,000, 13,000, मेरा 1000 नहीं, 13,000। कितने लोगों ने ये तीनों फिगर्स इसी तरह लिखी थी? अच्छा, अब माने ना माने, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। इससे पहले वाला सवाल भी फाइनेंस लीज वाला और ये ऑपरेटिंग लीज वाला भी, बस अकाउंटिंग आनी चाहिए और उसके बाद ये बकरा अप्रोच है, 3 फिगरें उठानी है, 3 फिगरें उठा के इधर डाल देनी है। हाँ क्या बोलो? बोलें, अगर कोई मुहज्जिब बात कर रहे हैं तो बोलें। 3 प्रॉफिट 3,000 है सिर्फ, 3,000 3647। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी 4 फिगरें आनी है? सर क्या आप पागल हैं? मुझे कैसे पता? मैं तो क्या रट्टा मारना ही नहीं है। ये जो आप लोगों ने ऑपरेटिंग लीज में पढ़ी हुई है, इससे उल्टाना है और ये 25 साल ले जानी है पेपर में, ये दोनों रिकॉर्ड करनी है बस। और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है अंजुम, और तो कुछ भी नहीं है। अंजुम बंदे का नाम है ऑनलाइन वालों। टैक्स 3647 इंटू 35%, 1 2 नॉन रेंटल इनकम की टैक्स बेस नो अनअर्न्ड रेंटल लैक्स 0। If carrying amount of asset is greater than tax base of asset, lower. Let's wait. I will answer you in short-term lease. If carrying amount of asset is less than, टैक्स वाले 12,500, अकाउंटिंग वाले 12,500 करेंगे, टैक्स वाले 13,000 का डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ये लाइबिलिटी वाला रूल है, तो रूल नंबर 3, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 5। आप लोग जब टीचर बनेंगे शर्माया तो नहीं करेंगे भरे मजमे के सामने आ ओ इस तरह की बातें निकालते हुए? शर्माएंगे? अच्छा, यानी कि हामिद सिर्फ अच्छा बैलेंसिंग 226,
अब कभी जनरल एंट्रीज अगर मांग ले तो वो जनरल एंट्रीज जो है वो ऑपरेटिंग लीज की होंगी। जनरल एंट्रीज ये नहीं होंगी कि टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, जनरल एंट्रीज ऑपरेटिंग लीज की होंगी, आया कमाया की। और वही नोट डलेगा फॉर रेंट रिसीवेबल एंड वी आर यूजिंग द वर्ड। अब जनरल एंट्रीज करते हैं, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 15,000, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं जनरल एंट्रीज। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 15,000, ऐसे क्यों देखते हैं, ये नहीं याद। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 15,000, फिर आया की एंट्री कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम, और डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, वो ये 2500 की। ये एंट्रीज अकाउंटिंग वालों की होती हैं, एंट्रीज टैक्स वालों की नहीं होती, एंट्रीज अकाउंटिंग वालों की होती हैं बस। तो एंट्रीज बताएं। भाई ये देखें ना, 15,000 ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, 3,000 की ये एंट्री होगी, और 2853 से ये एंट्री होगी, 2500 से ये एंट्री होगी। इसके बाद दो एंट्रीज और नहीं डाल देंगे, सीटीई डीटीई, भाई ये दो एंट्रीज नहीं डाल देंगे, बस पूरा हो जाएगा काम। कौन सा सवाल है ये? 30। ओह हम तो लीज में चले गए। नहीं होना, हाँ हाँ पूरे एमआरआई मशीन में लेटाना पड़ेगा। ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 15,000, बैंक डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,000, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, डेप्सिएंट डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। दीवानगी में फारग लोग पूरे पूरे रुपीज में सवाल कर रहे हैं, जिंदगी में यही नोट करते रहना है। और आखिर में सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 1 to 76, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 1 to 76, और डीटीए डेबिट डीटी क्रेडिट 226। तो एंट्रीज याद रखिएगा हमेशा अकाउंटिंग वालों की होती हैं, टैक्स वालों की जनरल एंट्रीज नहीं होती। ये एंट्रीज हमेशा अकाउंटिंग वालों की करनी है। नीचे फिर दो एंट्रियां डाल दिया करनी है फुल बूटा लगा के, करंट की और डेफर्ड की। तो चाहे फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, सारी एंट्रीज ऊपर अकाउंटिंग वालों की करनी है, एंड पे दो एंट्रीज डाल देनी है करंट और डेफर्ड वाली। डन। अब एक आखिरी चीज जो आप हजरात बचपन से करते थे वो ये होती थी कि क्या कहते हैं, एक आखिरी चीज जो आप बचपन से करते थे वो ये करते थे कि जिस वक्त लेसी का सवाल आता था तो आप आरओयू शो करते थे बैलेंस शीट में, लीज लायबिलिटी और इनकी कैरिंग अमाउंट्स लेते थे, लेकिन इनकी टैक्स बेस 0। इसकी वजह ये होती थी, ये तो बहुत ज्यादा सवाल आपने किए हैं, इसकी वजह ये होती थी कि टैक्स वालों की बैलेंस शीट में कुछ आता नहीं। लेसी के एंगल से अब हम बात करने लगे हैं, अब बकरे की जगह अब मुर्गी आ गई है, इसमें से रेंट पेड है बस। डन। अब ये वो बकरे पे हम डिस्कशन कर रहे थे जो सुबह मैंने आपके सामने लॉन्च किया था, अब हम मुर्गी पे डिस्कशन कर रहे हैं, यानी अब हम लेसी हैं। और करंट टैक्स की वर्किंग में आपको याद होगा, बल्कि करंट टैक्स की वर्किंग में तो मेरे ख्याल से टैक्स की क्लास वाले भी बैठे हो तो बता देंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करने हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करने हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के। लेकिन ये तो तब होता था जब लेसी जो है वो आम वाला होता था। अगर लेसी अखरोट वाला, आम वाला लेसी होता था ना, लेकिन अगर लेसी शॉर्ट टर्म लीज या
लो वैल्यू एसेट हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सारा स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका हुआ है माशाल्लाह। लेकिन आपके हालात देख के मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट पहले रिवाइज कर लेते हैं। ये टाइम पीस रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है टाइम पीस? पेज 68, पेज 68 गया और खर्च हुआ। रेंट एक्सपेंस कैलकुलेशन शोइंग कॉलम ऑफ डेट एंड इंस्टॉलमेंट। P&L में क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन वाला। और बैलेंस शीट में रेंट प्रीपेड और पेएबल। डन। चलें जी, अब मैं आपके सामने एक सवाल शो करने लगा हूं। आपने उसमें कैरिंग अमाउंट में ये ले जाना है। हाँ, अब हमें पता चल गया थोड़ा थोड़ा क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है हमें। अब ये कैरिंग अमाउंट में ले जाने और ये करंट टैक्स की वर्किंग में जाके उल्टा देना है। तो बहुत अरसे बातें कर करके अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, सवेर के दीवानों की तरह लगे हुए। इसको कैरिंग अमाउंट में शो करना है और इसको करंट टैक्स में उल्टा देना है, और उसके बाद इंशाल्लाह मुर्गी आके देखनी है कि वो क्या चाहती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी से मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली वर्किंग करके दे दें, फिर टैक्स बेस इंशाल्लाह मैं आपसे खुद निकलवाऊंगा। अभी कैरिंग अमाउंट कर दें और करंट टैक्स में जाके चीजें उल्टा दें। अगर तुम्हें आती है शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट की अकाउंटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता नहीं अभी इसको छोड़ नहीं रहे ये कॉलेज में बच्चे। कोशिश है असर तक ये शायद छोड़ दें। हाँ, मेरे ख्याल से असर तो इनका भी यही प्रोग्राम है, ये कॉलेज वाले भी इधर ही पढ़ेंगे सारे। हाँ, असर पढ़ के फिर निकलेंगे, और अगर असर के बाद भी इन्होंने कहा कि थोड़ा सा बैठना है तो फिर नहीं, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं असर जो है नहीं, पहले नहीं, मैं पढ़ के इंशाल्लाह, पढ़ के इधर से पढ़ के इधर 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 5:15 पे आना बेटा। मैं 5:15 पे पढ़ूंगा, 5:25 तक फारिग होऊंगा, फिर इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो 20 मिनट में इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम। मंडे को हम आपके लिए भेजेंगे ग्रुप में खे और सवा। थोड़ा सा जरा वॉल्यूम जी। कितने लोगों ने कैरिंग अमाउंट और करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टा दी हैं चीजें? जी, तारीख पैगी ते नॉट इंस्टॉलमेंट पैगी। और लैपटॉप लो वैल्यू एसेट होता है। लीज पीरियड 3 year, इंस्टॉलमेंट ऑफ 3000 इन एरियर्स। 30 जून 4, 30 जून 5 और 30 जून 6। 3000 ये जी जी सॉरी 28 मैंने समझा इंक्रीज है। 0
8 8558 डिवाइडेड बाय 28। क्या नाम रखें? शबाना नहीं, रेंट एक्सपेंस। जी बोले 2853। वर्किंग नंबर 2 रेंट पेएबल अकाउंट। इधर गया, इधर खर्च हुआ, जी कैश एक्सपेंस। अभी क्या चल रही है इसकी? अकाउंटिंग। अभी टैक्स वालों की नजर में मुझे नहीं पता क्या है। कैरी डाउन, ये इस साइड पे तो प्रीपेड आते हैं, प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड जी 1114। ये तो सॉर्ट ऑफ उसी तरह का कोई डेटा हो गया। अच्छा, अब करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2004। करंट टैक्स में क्या उल्टाऊं? इधर देख के मुझे बताएं। रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस किस साइन के साथ उल्टाते हैं? ऐड करके। एक्सपेंस ढूंढने कितना है? 2853 ऐड कर दें रेंट एक्सपेंस 2853। बैलेंस शीट में क्या शो करूं? प्रीपेड रेंट कितना? बस, 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 बस। अब हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोगों ने ये सही शो किया था? भाई मेथोडोलॉजी कितने लोगों को समझ आ गई है? बस आज की बात कोई थी नहीं, मैं तो कहूं ये फारक क्लास थी। मेथोडोलॉजी समझ आनी मकसूद है, ये सवाल करना मकसूद नहीं है। अच्छा ठीक, मैं सवाल नहीं करूंगा फिर आज आगे। तो ये सवाल करना मकसूद नहीं है। मेथोडोलॉजी अगर समझ आ गई है ना, तो फिर हजार किस्म की लीजें वो डाल दे बीच में। जो अकाउंटिंग वालों ने किया होता है करंट पी एंड एल में, उसे उल्टाना होता है, और जो टैक्स वाले चाह रहे होते हैं उसे रिकॉर्ड करना होता है। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं, वो फिर अलग डिस्कशन है। अच्छा, ये करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग के एतबार से हम सेव हो गए। अब जाते हैं टैक्स वालों से पूछते हैं लाल किताब से, तू क्या चाहता है? मैं बैलेंस शीट में कुछ नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि ये एसेट किराए पे लिया हुआ है, बस आप किराए पे करो, ये आपका एसेट नहीं है। टैक्स बेस 0। रेंट पेड माइनस करो पी एंड एल में। रेंट पेड, पेड कितने? कितने लोगों ने ये भी कर दिया था? ओह, लेस रेंट पेड कितना? 3000 जी। पीबीटी टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स at the rate of 1349. If carrying amount of asset is greater than, it is called as taxable temporary difference. जी बेटा, वर्किंग नंबर 5 डीटीएल का अकाउंट कैरी डाउन डीटी
अब जाके देखते हैं फॉर्मेट में अकाउंटिंग वालों की एंट्रीज कितनी है। टैक्स वालों की तो 2 एंट्रीज होती हैं, वो सिर्फ सीटी डीटी वाली होती हैं और कोई नहीं होती है। अकाउंटिंग वालों की एंट्रीज बस करनी होती हैं। हाँ जी, असल में लेसी के केस में फिर वो रेंट पेड को ही मानते हैं ना। सवाल किसका था, लेसी का था लेसर का था? लेसी का। जी एंट्रीज गया कितने, खर्च 28, ये हो गया गया और खर्च हुआ 2853, और 2 एंट्रीज और हो जाएंगी, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 1349, डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट 51। तो बस सब हमारे पास यही पेज है पूरा, पेज 356 के सारे सवाल आपने दोबारा करने हैं। इसमें क्वेश्चन 33 होमवर्क के तौर पे हो जाएगा और 34, 35, 36 रिवाइज हो जाएंगे। IFRS 9 में पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं, उसमें क्या है कि हमें भी थोड़ा सा हमारा माइंड एक्सपैंड हो, पता चले दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, बबलू भालू, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से एक थ्योरी का अच्छा सा सवाल है, तो इसको पढ़ लें। इस टेबल को रीड्रॉ करना है तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से। अच्छा, मैंने आपको कह दिया हुआ है परचेज प्राइस के लिए वो क्या लफ्ज यूज कर रहा है, बता दें जल्दी। फेयर वैल्यू। परचेज प्राइस के लिए वो क्या लफ्ज यूज कर रहा है, फेयर वैल्यू, क्योंकि परचेज फेयर वैल्यू पे होती है। $738 लेड पेंसिल, सिक्के वाली पेंसिल से ये टेबल सही कर दें। सात में से कुछ 4-5 नंबर तो लेने की कोशिश करें सारे। बिल्कुल कोई मसला नहीं, वो टेबल खोलें, बेशक हेल्प लें किताब से, साथ वाले से हेल्प ना लें, टेबल खोलें जहां जहां है। कितने लोगों ने काफी हद तक कर लिया है, वेल डन। गलतियां सही करें जल्दी। चलें जी, बस ठीक है, पढ़ें आप। बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। बिलाल ने भी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। ही हैज प्रिपेयर्ड अ समरी फॉर क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा भाई, सिर्फ वो किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल। इधर देखें जरा, आज की क्लास में फाइनेंशियल एसेट क्या थे, जो पेज नंबर 683 पे मैंने आपको बताए थे। फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एंड इन्वेस्टमेंट इन
is all called as alhamdulillah financial assets, not financial liability or equity. He has prepared a summary of financial asset. इसकी समरी उसने बनाने की कोशिश की है. In handling the transaction related to financial assets, he has requested you to review the summary. Amortized cost, hold to collect contractual cash flows. Contractual cash flows का प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं. Hold to collect contractual cash flows and may sell if a good opportunity arise. ये वाला लफ्ज गलत है. कितने लोगों ने ये लफ्ज काट दिया था? होल्ड एंड मे सेल या खाली होल्ड? होल्ड. FEOCI, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड मे, असल में इधर उधर उसने चीजें की नहीं है. सही है. होल्ड टू सेल तो ठीक है, होल्ड टू सेल फॉर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डन. ये कैश फ्लोज की तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा इसको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, छोड़ें यार. अमोर्टाइज कॉस्ट पे डिबेंचर और शेयर्स को रखा जाता है. शेयर्स को तो नहीं रखा जाता, डेट को रखा जाता है, इक्विटी को तो नहीं रखा जाता अमोर्टाइज कॉस्ट पे. इक्विटी ये वाली नहीं है, उसने ऊपर लिख दिया वह लफ्ज ये फाइनेंशियल, तो इक्विटी से मुराद शेयर पर चेज वाले हैं या शेयर इशू वाले हैं. इक्विटी से मुराद ये वाली इक्विटी नहीं है, क्योंकि उसने सवाल में बता दिया. मैंने समरी किसकी बना के दी है आपको? ये काट दूं, आप सही हो गए. डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है, डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी लफ्ज यूज हो सकता है. FETOCI पे डेट सिक्योरिटीज को रखा जाता है, ये तो बात गलत है. FETOCI पे मेरे ख्याल से शेयर्स को भी रखा जाता है. मैंने कहा था ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज बना है, ये काफी सवालों में आपको हेल्प किया करेगा. ये सफा ना बड़े अच्छे तरीके से घर जाके ना पूरा पढ़ना है आपने. पेज 683 बार बार ये लाइनें पढ़नी है इसकी. जी बोलें. डेट एंड इक्विटी इस तरह आएगा. FETPL इक्विटी, FETPL इक्विटी बस नहीं, डिवेंचर भी FETPL पे जाते हैं. इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, ये तो सबका सही होगा कैटेगरीज वाला. इनिशियल मेजरमेंट और तेरी खैर, इनिशियल मेजरमेंट शेयर्स में खोल लें, डिवेंचर्स में खोल लें, जहां मर्जी खोल लें, बस इनिशियल मेजरमेंट. इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस FETOCI फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू. Subsequent measurement, amortized, the debt will appear at amortized cost. Means आगे लिखा है बट ये तो सही है. Fair value less transaction cost. Fair value less transaction cost तो नहीं है. आपको पता है ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे आती हैं बस चीजें. इस टॉपिक इस वो तो IAS 41 में था, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. तो ये तो कोई लफ्ज नहीं है. और इनको लेस तो कुछ नहीं लिखा हुआ. अच्छा. अमोर्टाइज कॉस्ट सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. अमोर्टाइज कॉस्ट सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड, हाँ कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट की बात शायद कर रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है. FETOCI नहीं, FETOCI में भी ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास होना जरूरी है. अमोर्टाइज कॉस्ट में भी ये टेस्ट पास होना जरूरी है, और FETOCI में भी ये टेस्ट पास होना जरूरी है. सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. FETPL में मैंने आपको आज भी सुबह बता दिया था
कि ये कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, बस ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग भी काफ़ी है, ये वाली कंडीशन नहीं है। अगर ये फेल भी हो जाए तो एफईटीपीएल में चली जाती हैं चीज़ें। ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं पूरी होना, फेल भी हो जाए तो भी एफईटीपीएल में चीज़ें चली जाती हैं। ये कोई इतनी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एफईटीपीएल हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो तो भी इधर है, और ये टेस्ट फेल हो जाए तो भी इधर है। तो ये बात ठीक है, कोई कंडीशन ऐसा सच नहीं है कि कैश फ्लो सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गया पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी रह गया था हमारा माय डियर, वो पढ़ के फिर इंशाल्लाह हम जो है वो आगे देखते हैं। 4 का बी, मैं 4 का ए आपको रिवाइज करा दूं, फिर 4 का बी करके हम खत्म करते हैं। शक्ल सही बनाएं। 5 बजे तक का तो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, 5.25 2 घंटे का एग्रीमेंट हुआ है। तो अच्छा जी, रवि ने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अच्छा कुछ भी नहीं है, थोड़ा लाइट मोड पे चल रहा है। रवि ने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सवाल आपको कराया हुआ है। रवि ने शेयर्स खरीदे हैं खलूस के, खोलास के। आरएल कंसीडर्स ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। शेयर्स खरीदे हैं, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये शेयर्स हैं नॉट हेल्ड फॉर। डिस्कस पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस। बता दें जी, उसने खुद कह दिए कोई ऑप्शंस है तो मुझे बता दो, कितनी ऑप्शंस बता के आएंगे? ईदर यू कैन यूज द डिफॉल्ट कैटेगरी ऑफ एफई और यू कैन यूज अ कैटेगरी ऑफ। डन, चलें अगला। ये तो हमने कर लिया हुआ था ना। ए बी, आरएल ऑल्सो परचेज 1 million डिबेंचर्स, 1 million बॉन्ड्स। परचेज डिबेंचर्स या इशूड? of Barhi Limited having a face value of 100 each at a discount of 5। ये एक ही बात है ना, at 95 या at a discount of 5। तो शुरू कराएं जी। वर्किंग वन, फेस वैल्यू 1 million into is equal to ₹100 million। परचेज प्राइस, ओहो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ₹5 का, 90। These bonds are redeemable in 5 years। RL also incurred a transaction। वैसे ही मैं दोबारा लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। Point 8, RL intends to hold the bonds till in order to collect। We want to hold till maturity to collect contractual cash flows। We want to hold till maturity to receive only contractual cash flows। What possible options are available to me? Options, इसमें से आई के एक लाइन डाल के आया हुआ फिर ऑप्शंस में, लेकिन उसमें फिर अगर उसने लिखा है अगर कोई अकाउंटिंग मिसमैच है। अब असल में उसने कोई सवाल ही थ्योरी का बनाने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा आपसे एक्सपेंड कराना चाह रहा था चीज को। वैसे आप इतना सा लिखा थे तो ऑप्शन लिख के कम से कम थोड़े से नंबर तो आपको मिल ही जाने थे, मैं मान रहा हूं। लेकिन उसने फिर ये लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक पास भी हो रहा हो और होल्ड टिल मैच्योरिटी भी हो, तो क्लासिफिकेशन ऑप्शन ये वाली भी अवेलेबल होती है। अगर मैं ज्यूम करूं कि मेरा क्या आ रहा था, कोई अकाउंटिंग, तो ये वाली बात फिर उसने डाली है, क्योंकि उसने सवाली थ्योरी का एक तरह का बनाया था तो ऑप्शंस पूछ रहा था। वैसे तो आप कह सकते हैं उसने ऑप्शंस का एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन भी बताई जा सकती है। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है, गलत बात नहीं है। तो लेकिन बेहतर है कि थ्योरी का सवाल है तो दोनों साइडें डिस्कस कर रहे हैं तो बेहतर है। वो कोई ऐसा वर्स सिनेरियो भी बता दें कि ये दोनों टेस्ट पास हो रहे हो फिर भी हमने डाल दिया था एफईटीपीएल में। बोलें, इफ इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट एन
मिसमैच। लेकिन फिर FETPL में सब कुछ बदलेगा। अब लिखना शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि 3 मिनट अजान से पहले पहले आप कर लें। लिखना शुरू करें। डिस्कस द पॉसिबल ऑप्शंस। लिखें एज इट मीट्स द कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, as it meets the cash flow characteristic test, and business model is to hold till maturity. शौक से जरा करें सॉल्व, आखिरी सवाल है आज का। and business model is to hold till, बोलें, maturity. so these will be classified at, बताएं क्लासिफिकेशन ऑप्शन कौन सी अवेलेबल है। These will be classified at amortized cost. बल्कि साथ ना अमाउंट भी कंप्यूट कराएं। amortized cost में क्या करते हैं, and it will initially be measured at 95.8 and it will initially be measured at 95.8, that is fair value plus purchase price का लफ्ज़ अब ना लिखा करें, that is fair value plus transaction cost। हो गया ये, that is fair value plus transaction cost 95.8। अब थोड़ा सा however डाल के लिख लें, however to remove accounting mismatch, however to remove accounting mismatch, ब्रैकेट में लिख दें if any, अगर है, क्योंकि सवाल तो नहीं बता रहा। however to remove accounting mismatch if any, if any को ब्रैकेट में, however to remove accounting mismatch if any, मैंडेटरी नहीं है, these may be, ये वाला FETPL चॉइस है। ये इंशाल्लाह ना मैंने मंडे को सारा रिवाइज कराना है एक दफा, सारे टेबल दोबारा। however to remove an accounting mismatch if any, these may be classified at FETPL, लेकिन रोक भी डाल दें साथ, बीइंग एन इररिवोकेबल इलेक्शन, फिर रिवर्स नहीं कर सकते, बीइंग एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल मेजरमेंट, शुरू में ही डिसाइड कर लेना है, बीइंग एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल मेजरमेंट। इन दैट केस इट विल बी मेजर्ड एट, बोले इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, इट विल इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड एट 90, हाँ FETPL में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाएगी ना, तो इनिशियल मेजरमेंट एट 95। ठीक है, चले हमने क्लास में एक तो फाइनेंस लीज और IS12 किया, फिर ऑपरेटिंग लीज और IS12 किया, फिर शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट और IS12 किया, और उसके बाद IFRS 9 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 किया, और फिर हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का B किया। उसके बाद सर का प्रोग्राम था कि एक सवाल की जनरल एंट्रीज करवा देते, लेकिन बच्चों ने एहतजाज कर दिया, जिसकी वजह से क्लास को हंगामी बुनियादों के ऊपर खत्म करना पड़ा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे परसों।